बहुत इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया के लिए, क्योंकि सीरीज में बराबरी करना बेहद अहम था। 2-1 से पिछड़ रही थी और चौथा टी20 मैच जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, चलिए बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और जब हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और बोला कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब टीम्स एक्सचेंज हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक चेंज किया, इंडिया ने भी एक चेंज किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद एक टैक्टिकल चेंज था, इंडिया के लिए भी टैक्टिकल था, क्योंकि राजेश्वरी गायकवाड़ की जगह पर उन्होंने मौका दिया था हरलीन दियोल को एज एन ऑलराउंडर अंदर आने के लिए, थोड़ा बॉलिंग एंड बैटिंग, एक और लंबा ऑलराउंडर सेटअप बनाने के लिए, विच इज एब्सोल्युटली नाइस, बट उसको यूज नहीं किया। कोई बात नहीं, पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब भी बैटिंग करने आया है पहले, तो उन्होंने सिंस प्रॉब्ली सेकंड टी20 के बाद या फर्स्ट टी20 के बाद एक अलग रुख अपनाया है, और जिसको हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग है ऑस्ट्रेलिया टीम की। जब विकेट स्लो होती है तो बैकफुट पे खेलने के लिए तैयार होते हैं, जब विकेट तेज होती है या उनको सामने शॉट्स लगाने की एक कोशिश करनी पड़ती है, तो वो बहुत जल्दी गेम पढ़ते हैं और बहुत जल्दी गेम चेंज करते हैं। तभी जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग ऑर्डर पे नजर डालेंगे ना, तो भले ही उनका टॉप ऑर्डर हीली और मुनी जल्दी, खैर हीली तो इंजर्ड हो गई इसलिए बाहर चली गई, लेकिन फिर भी अगर बेथ मुनी और तालिया मेगरा ऑफ कोर्स अगर जल्दी भी आउट हो गए तो भी कोई बात नहीं। गार्डनर हैं, एलिस पेरी हैं और एक ग्रेस हैरिस करके प्लेयर हैं। मैं बताऊं ये बहुत ही तगड़ा प्लेयर है ग्रेस हैरिस ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि जब ये बॉल तो प्रहार करती है ना, जब मारती हैं तो इट स्टेज हिट, ऐसा लगता है कि बॉल के 2 टुकड़े हो जाएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। लेकिन जब 94 रन्स की पार्टनरशिप गार्डनर और एलिस पेरी ने स्टिच करी ना, मुझे लगा कि वो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर कहें कि वो गेम चेंजिंग मोमेंट था तो नहीं, गेम चेंजिंग मोमेंट नहीं था। गेम चेंजिंग मोमेंट एलिस पेरी की इनिंग्स थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स बिल्ड करी और घुमाई ऑस्ट्रेलिया के लिए, वरना जो टारगेट था ना 188 का, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ जब इंडिया ने बॉलिंग चेंज या एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हरलीन दियोल को खिलाया है इन एडिशन और इन एक्सचेंज ऑफ इन द प्लेस ऑफ राजेश्वरी गायकवाड़, तो उसको बॉलिंग क्यों नहीं कराई? बॉलिंग लाइनअप देखेंगे तो सबको बॉलिंग का मौका मिला, शेफाली वर्मा को भी गेंदबाजी करने का मौका मिला, हालांकि सफलता नहीं मिली, और सफलता शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ चाहते थे पेस ऑफ करना, क्योंकि विकेट पे अच्छा बाउंस है, अच्छा बैटिंग विकेट है, तो सिर्फ पेस ऑफ की कोशिश कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि हरमनप्रीत कौर बार बार या तो शेफाली की तरफ जा रही थी, देविका वाइद्या की तरफ जा रही थी, या राधा यादव की तरफ जा रही थी। तो हरलीन दियोल को भी करा देते गेंदबाजी, भाई आपने उनको खिलाया है, उन्होंने डोमेस्टिक में रन किए हैं, विकेटें ली हैं, तो फिर उनका रोल क्या बनता है इस इंडियन 11 के अंदर? इससे बेहतर है कि आप राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ ही जाते, कम से कम आपको कम से कम 3 ओवर तो अच्छे मिलते, क्योंकि वो जो एक स्पेल रहता है ना स्पिनर्स का, वहां मुझे लगता है इंडिया कुछ मिस कर रहा है। देयर इज नो हार्म कि आप पेस ऑफ के साथ जाएं, लेकिन आप प्रॉपर गेंदबाज के साथ तो जरूर जाए ना। जब सीमर्स, अंजलि सवानी और आज रेणुका सिंह का बहुत बढ़िया दिन नहीं था, अगर उनका दिन खराब रहता है तो फिर किसके ऊपर फॉल करेंगे? दीप्ति शर्मा को सपोर्ट तो चाहिए ना दूसरे एंड से। तो राजेश्वरी गायकवाड़ को बिल्कुल इस स्कीम ऑफ थिंग से बाहर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जगह है राजेश्वरी गायकवाड़ की लाइनअप के अंदर, एंड भारतीय टीम को सोचना चाहिए कि वो कैसे उनको खिला सकते हैं इस 11 के अंदर। 188 ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे डाल दिए, लेकिन इंडिया को तो चेस करने आना है, और फिर से उम्मीद रहती है कि दोनों ओपनर शेफाली एंड स्मृति बढ़िया करेंगे, एक अच्छा स्टार्ट देंगे। लेकिन पहले 6 ओवर के अंदर वो दोनों आउट हो जाते हैं। जमीमा रॉड्रिक्स का पूरा अभी तक सीरीज के अंदर बल्ला चला नहीं है, फॉर्म में दिखी नहीं है, विच आई वोंट से इज अ कंसर्न, बट इज अ कंसर्न जब आप नंबर 3 आते हैं और एक भारतीय टीम को एक लंबा स्कोर चेस करना पड़ता है, तो ये एक कमी खलती है। हर बार हरमनप्रीत कौर पे रिलायंस या ऋचा घोष पे रिलायंस नहीं दिखाई जा सकती। मैं इंप्रेस हूँ देविका वाइद्या से, क्योंकि उनके बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज जो अभी तक मिली हैं, उसके अंदर उन्होंने कम से कम ये जरूर दिखाया है कि शी इज कंट्रीब्यूटिंग आइदर विद द बैट और विद द बॉल। भला जब भी उनको बॉलिंग करने के लिए हरमनप्रीत कौर लाती हैं तो सफलता नहीं मिली, 3 ओवर ही डाले 22 रन देकर, लेकिन कम से कम वो इस रोल को प्ले तो कर रही हैं, बैटिंग में भी कोशिश कर रही हैं एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने के लिए। लेकिन फिर वही, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप ऋचा घोष को पहले भेज दीजिए या आप दीप्ति शर्मा को प्रमोट कर दीजिए। ये सब चीजें तब सामने आती है जब भारतीय टीम हारती है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता, देविका और हरमनप्रीत रन बना देते, तो शायद हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
फिर से एंड के अंदर बहुत ज्यादा रन बचे और ऋचा घोष पे फिर एक्सपेक्टेशन थी कि आप सिर्फ 6 पर 6 रन बनाते जाइए। भारतीय टीम मैच जीती तो नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, परफॉर्मर ऑफ द मैच अगेन हैज टू बी एशले गार्डनर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2 विकेटें ली, रन्स भी बनाए, साझेदारी बनाई, इसलिए वो परफॉर्मर ऑफ द मैच है। गेम चेंजर तो मैं बता ही चुकी हूँ पहले, एलिश पेरिए। ओवरऑल आई स्टिल से कि जहां भारतीय टीम थी लास्ट टाइम जब भारतीय टीम T20 श्रृंखला खेली और अब जहां है, उससे डेफिनेटली अ स्टेप अप। पॉजिटिव्स काफी सारे हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अभी श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के खेमे में है, लेकिन एक T20 मुकाबला फिर भी बचा हुआ है, 20 दिसंबर को है। क्या इस टीम के अंदर आप कोई चेंजेस देखते हैं, या आपको लगता है कि शायद और ज्यादा अटैक करना चाहिए राइट फ्रॉम द टॉप, या जैसे हमारे ओपनर आउट होते हैं तो कैसे फेरबदल हो सकता है बैटिंग ऑर्डर के अंदर? आप अपने ओपिनियन जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट आता है मैच, कोई बात नहीं, उसके बाद हम भी यहाँ बैठे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।